नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों हम कर रहे थे एनवायरनमेंट एजुकेशन की सीरीज़, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉप 24 क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उनको हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके साथ आपको कैसे डील करना है। अगर क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाए तब आपको किस तरीके से उनके आंसर जो है वो लिखने हैं। तो अगर आपने अभी तक पहली वीडियोज़ नहीं देखी है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पूरे चांस उन सभी सीरीज़ को, कंप्लीट सीरीज़ को देखिएगा। कंप्लीट आपके 4 पार्ट्स की आपकी जो सीरीज़ है, 4 पार्ट्स में आपके 24 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आज आपका ये लास्ट 4th पार्ट यानी कि फाइनल पार्ट है, जिसमें आपके लास्ट जो 6 क्वेश्चन रह रहे थे उनको हम यहाँ पर कवर कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। इसी के साथ ही आपके इंपॉर्टेंट जो 24 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। डिस्कस द मीनिंग, केज एंड अफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसका हमें मीनिंग बताना है, उसके कारण बताने हैं और उसका प्रभाव बताना है कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट की वजह से क्या क्या इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, व्हेन द सन्स एनर्जी रीचेज ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड रेडिएटेड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब कुछ एनर्जी तो जो होती है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ठीक है, पृथ्वी के तक पहुंची। अब कुछ एनर्जी तो ऐसी होगी जो पृथ्वी जो होती है वो अपने और ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, और कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो पृथ्वी पर जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जो है एनवायरनमेंट में आ जाती है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट का, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड्स वाटर वेपर। ग्रीन हाउस में होता क्या है, इसमें कुछ गैसेज इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपका वाटर वेपर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में होते हैं या इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि केमिकल कहाँ से आ गई। सूर्य की ऊर्जा थी, वो तो बिना कोई पोल्यूटेंट उसमें नहीं था, धरती पर आई, वापस चली गई, तो उसमें पोल्यूटेंट कहाँ से आ गई। तो देखिए, हमारी धरती पर तो एयर पोल्यूशन है ना, धरती पर एनर्जी आई, ठीक है, धरती पर एनर्जी आई, ठीक है। अब उसमें से कुछ एनर्जी ऐसी हो जाती है जो पृथ्वी जो अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, और कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो कि वापस जो है बैक चली जाती है एनवायरनमेंट में, हवा के साथ जो है घूमती रहती है, पोल्यूशन जो गैसेस वगैरह हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। द ऑब्जर्व्ड एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपकी ऑब्जर्व्ड एनर्जी होती है, अवशोषित ऊर्जा जो होती है, वो आपकी जो सरफेस है अर्थ की, पृथ्वी के जो वातावरण है उसकी सतह को गर्म करती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रखती है। ठीक है, अब ये इफेक्ट का पूरा प्रोसेस क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ये तो मैंने बेसिक सी चीज़ बताई। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो पूरा प्रोसेस है लगभग 6 स्टेप में जो है आपका पूरा कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप, सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। यानी कि जो सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं तो वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं। कुछ किरणें तो ऐसी होती है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द रेस्ट ऑफ द सन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड एंड द ओशन हीटिंग द अर्थ। अब जो बाकी की एनर्जी बचती है वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पृथ्वी में जो लैंड है, जमीन, भूमि है, जो महासागर हैं, ओशियंस हैं, उनके द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी होती है वो गर्म हो जाती है। उसका जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे गर्म होता जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप है आपका, हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टुवर्ड स्पेस। जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो पृथ्वी गर्म हो रही है, उससे जो ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, वो पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर चली जाती है, यानी कि फिर से वापस आसमान में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। स्टेप 4 में क्या होगा
कि सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ ऐसी ऊष्मा हो जाती है या कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जो एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा फंस जाती है, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, जिससे पृथ्वी के जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्मी हो जाती है। यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। स्टेप 5 में है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल, लैंड क्लियरिंग। अब कुछ मानव के भी कुछ गतिविधियां हैं, ह्यूमंस की भी कुछ एक्टिविटीज़ है, अलग अलग फैक्ट्री से पॉल्यूटेंट निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल जल रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी निकल रही है वो भी कहाँ जाती है, सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में चली जाती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में 6 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य से कुछ किरणें निकली। अब कुछ किरणें तो ऐसी है जो पृथ्वी ने अपनी ओर अवशोषित कर ली, कुछ किरणें ऐसी है जो वापस सूर्य पर चली गई और जो वापस अंतरिक्ष में चली गई। ठीक है, अब जो किरणें या जो ऊर्जा पृथ्वी ने अपनी ओर आकर्षित की है, पृथ्वी पर है क्या, सतह है, ठीक है, ओशियन है, महासागर है, जमीन है, जल है, वो सब क्या है, एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की जो सतह है, जो सरफेस है, वो गर्म होती जाती है, धीरे धीरे हीट जो है वो निकलती जाती है। अब हीट निकल रही है वो वापस जाके कहाँ जाएगी, आपके एनवायरनमेंट में, आपके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। अब ये तो हुई जो एनर्जी सूर्य से निकल रही है। अब कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि आपकी फैक्ट्रियों से, फॉसिल फ्यूल से या जो मानव अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके द्वारा निकलती है, वो भी सेम जाकर कहाँ चली जाती है, आपके एनवायरनमेंट में चली जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में चली जाती है, जिसकी वजह से गर्मी निकलती जा रही है और जो आपका टेम्परेचर है पृथ्वी का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। कारण आपके वही आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जब आप जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा गर्मी हीट जो है वो निकलती है। डिफॉरेस्टेशन, आपकी जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे करते क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते थे। अब जब पेड़ पौधों को आप काटते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ, तो वो कहाँ जाएगी, आपके एनवायरनमेंट में, आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही जाएगी। इसके अलावा आपका फार्मिंग हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स हो गया, आपका जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, जो लैंडफिल होते हैं उनसे निकलने वाली गैसेज या एनर्जी हो गई। अब बात ये आती है कि इन सब की वजह से हमारे पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव ये पड़ता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर है वो आप देख रहे होंगे कि अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। किसकी वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ठीक है, आपकी जो ओजोन लेयर है एनवायरनमेंट में वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे जो है उसका डिप्लेशन हो रहा है। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस की वजह से। स्मोक एंड एयर पोल्यूशन, आपको कई बार ऐसा होता है ना कि स्मोक दिखता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन दिखता है, वो भी इसी का ही रीज़न है। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, जितने भी आपके वाटर बॉडीज़ है, जल निकाय हैं, उनका अम्लीकरण, वो कैसे हो जाती है, एसिड हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप इसको, जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 20, तो ये है व्हाट आर द वेरियस एफर्ट्स carried out by a Ministry of Forest and Environment Government of India for conservation of environment। यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताना है कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए भारतीय सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें तो भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने आपके एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से कदम उठाए हुए हैं, कौन कौन से तरीके या कौन कौन से कदम यहाँ पर लिए, कौन कौन से प्रयास यहाँ पर किए हुए हैं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दिया, वही सेम है जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन में किया था। ठीक है, वही सेम चीज़ है, उसमें आप पिछली वीडियोज़ में जाकर आप जो है देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेन हेडिंग्स है, वेरियस एफर्ट्स, यानी कि अलग अलग तरीके के प्रयास जो कि हमारी सरकार ने किए हैं, तो उसमें कौन कौन से एफर्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप। जो आपका विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है वो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अलग अलग प्रयास की बात करें, यहाँ पर आप ऊपर का पढ़ लीजिएगा। अगर प्रयास की बात करते हैं तो इन पॉइंट्स में देखेंगे, नगर वन उद्योग योजना, नगर वन उद्योग योजना एक
प्रोग्राम चलाया गया सरकार के द्वारा, ठीक है, बनाने की दृष्टि से एक स्वस्थ वातावरण को समायोजित करने और स्वच्छ हरे टिकाऊ भारत के विकास में योगदान करने के लिए नगर निगम या कक्ष शहर वाले प्रत्येक शहर में कम से कम एक शहरी वन विकसित करना है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक प्रोग्राम चलाया गया नगर वन उद्योग स्कीम, जिसमें ये क्या कहा गया, जिसमें कहा गया कि एटलीस्ट 1 सिटी फॉरेस्ट इन ईच सिटी, कि हर एक शहर में कम से कम एक शहर जंगल या एक जंगल जरूर होना चाहिए, हर एक शहर में एक जंगल जरूर हो। तो ये जो है योजना चलाई गई थी। उसके बाद आपका स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को क्लीन और सेफ करने की साफ करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ये आपका 1973 में आया था, टू इम्प्रूव डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर। यहाँ पर क्या हो रहा था कि 1973 में जो टाइगर्स के नंबर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइगर्स ख़त्म होते जा रहे थे धीरे धीरे। तो उसकी संख्या को रोकने के लिए, जो कम हो रहे धीरे धीरे, उनको रोकने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाया गया था सरकार के द्वारा। तो इसके बाद जो है कुछ कुछ प्रोग्राम्स के नाम है यहाँ पर, और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम में क्या क्या बातें कही गई थी। तो फैक्चुअल चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला कोई चीज़ नहीं है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद कुछ अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो आई थी, जैसे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम हो गया, ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया। तो ये प्रोग्राम्स अलग अलग चलाए गए थे, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर ऊपर वाले में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्ट हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक्ट बनाया गया था 1980 में। अमेंडेड फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था 1992 में। वोटर के लिए आपका जो है एक्ट बनाया गया था 1974 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज अ वे ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डिस्कस द स्टेटमेंट। यानी कि जो पर्यावरण जागरूकता है वही एक पर्यावरण संरक्षण का एक तरीका है। अगर आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका एकमात्र ये है कि एनवायरमेंट को के लिए अवेयरनेस करें, जागरूकता फैलाएं। इस स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो सबसे पहले एनवायरमेंट अवेयरनेस होता क्या है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। एनवायरमेंट अवेयरनेस या पर्यावरण के प्रति जागरूकता क्या है, हमारे पर्यावरण की नाजुकता और उसके संरक्षण के महत्व को समझना। एनवायरमेंट अवेयरनेस का मतलब ये है कि अपने एनवायरनमेंट को समझना, इसके प्रोटेक्शन को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, मोटिवेट करना, यही हमारा क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कहलाता है। अब एनवायरमेंट अवेयरनेस को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे हम पर्यावरण जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए जागरूकता को, कैसे, हमें पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दी गई है कि अगर आप एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में मोटिवेट कर रहे हैं तो सबसे पहला उसका ये होना चाहिए बात कि आपको खुद एनवायरनमेंट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सकें। आप बिल्कुल पूरी तरीके से अप टू डेट रहें एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, ताकि आपको खुद किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तरीका बता दिया कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। अब मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हमने यहाँ पर एक लाइन में डिफाइन किया है। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पर क्या बताया कि इन ऊपर वाली चीज़ों को, बातों को देखकर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण संरक्षण का एक तरीका है। मतलब अगर हम पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बच्चों को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पर्यावरण जागरूकता के लिए विद्यालय की भूमिका क्या होती है। अभी क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा गया है कि आपका एनवायरनमेंट अवेयरनेस से क्या मतलब है और इसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोट करने का एक तरीका ये है कि स्कूल की जो है, स्कूल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा रोल या ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी, रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। और जो पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि आपका स्कूल जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट में आपकी मदद कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे तो वही सेम एज आंसर यहाँ पर आप लिख जाएंगे।
अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है प्रिपेयर, उसी आंसर से आपको इसमें भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंट अवेयरनेस की खासियत बतानी है और एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बताना है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आपने लिखा है वही आप इसमें लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 23, 24। इनमें आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी के बारे में बताना है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला एक नेशन है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, इनको आपको खुद सर्च करना है। ठीक है, खुद इनका जो है आंसर तैयार करना है अपनी लैंग्वेज में। आप कोशिश कीजिए, आपसे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कुछ ही टाइम में जो है मैं इनके नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, जैसे टेलीग्राम वगैरह पर, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी भी एक मीटिंग में जाना है तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। इन दो क्वेश्चन का आप आंसर जो है अपनी तरफ से ज़रूर करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के 24 वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।